29 नवंबर 1944 को सुबह के 3 बजे अमेरिकन सबमरीन यूएसएस आर्चर फिश ने 6 टोरपीडो फायर किए और 71,000 वजनी जापानी सुपर करियर शिप शिनानो को तबाह करके रख दिया। ये टाइटैनिक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप थी और टाइटैनिक की तरह ये भी अपने साथ 1500 लोगों को ले डूबी थी और इस पर हमला किया था एक छोटी सी सबमरीन ने। शिनानो असल में इतना बड़ा जहाज था कि इसको देखकर जापान ये कहता था कि जब तक जापान के पास शिनानो है तब तक जापान को हराना किसी भी सूरत में नामुमकिन है और जापान की यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान का सबब बनी थी। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी पावरफुल बैटलशिप के बारे में जिसके बारे में जापान ये सोचता था कि इसको तबाह करना नामुमकिन है। फिर आखिर कैसे यूएसएस की एक छोटी सी सबमरीन ने इसको तबाह कर दिया। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी शुरू होती है जब जापान और अमेरिका अपनी पूरी ताकत से वर्ल्ड वार 2 में पैसिफिक ओशन में लड़ रहा होता है, ये जाने हुए भी कि जापान की नेवी अमेरिका जैसी प्रोफेशनल नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन नेवी के पास उस वक्त जापान के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एडवांस बैटलशिप्स मौजूद थीं, जिनका हमला रोकने के लिए भी जापान के पास इतनी सारी शिप्स नहीं थी और रोजाना जापान की शिप्स किसी न किसी हमले में डूब रही थी। इसलिए जापान ने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई छोटी शिप नहीं बनाएगा बल्कि एक ऐसी बड़ी शिप बनाएगा और उसको इतना ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाएगा कि दूर से ही देखने पर लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और खौफ पैदा होगा और ये शिप इतनी मजबूत होगी कि इस पर अमेरिका जितना भी जोर लगा लेगा उनके हमलों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शिप अकेले ही इन सभी का मुकाबला कर लेगी और इन्हीं में जापान के पास एक शिप थी शिनानो, जो उस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मानी जाती थी। इस शिप में एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स होने की वजह से इसने समंदर में उतरते ही अमेरिका की कई बैटलशिप्स को तबाह करके रख दिया था, जिसके बारे में अमेरिकन जर्नल डगलस मैकार्थर का कहना था कि जब तक जापान के पास शिनानो है तब तक जापान को कोई नहीं हरा सकता। शिनानो के ऊपर ऐसे हैवी वेपन बनाए गए थे जो पलक झपकते ही कई बैटलशिप्स और अमेरिका के सैकड़ों एयरक्राफ्ट को चकनाचूर कर देता था। लेकिन 1942 की शिनानो की तबाहकुन जंग के बाद जापान ने शिनानो को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलने का फैसला किया, जिसको 1943 तक यानी 1 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना था, जिसको पूरा करने के बाद शिनानो 170 जापानी एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर जगह देगा, यानी शिनानो एक तैरता हुआ हवाई जहाज का अड्डा बन जाएगा। यानी ये शिप किसी भी तरह अपने टारगेट तक 170 एयरक्राफ्ट को पहुंचाएगी और ये एक ऐसा ताकतवर डिजाइन था जिसके लिए जापानी नेवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि 1944 तक इसे हर तरह से जंग में कूदने के लिए तैयार करना था और जैसे जैसे ये डेट करीब आती गई जापान के लिए खतरा और भी बढ़ता गया। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जापान के मरियाना लैंड पर कब्जा करने के लिए आ गए थे और अमेरिकन नेवी जापान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और दूसरी तरफ जापान की नेवी को बस इस चीज की घबराहट हो रही थी कि अगर अमेरिकन नेवी ने शिनानो को देख लिया तो वो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील होने से पहले ही तबाह कर देंगे और इस तरह जापान को एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने शिनानो को एक ऐसी जगह ले जाने का प्लान बनाया जहां वो अमेरिका की नजरों से बच सके, क्योंकि शिनानो बहुत ही ज्यादा बड़ी शिप थी। ये शिप लगभग 872 फीट लंबी थी और इतनी बड़ी शिप को 1 किलोमीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सकता था। फाइनली शिनानो को 11 नवंबर 1944 को टेस्ट के लिए बाहर ले जाया गया और 1 हफ्ते के बाद जल्दबाजी में जापान की नेवी के हवाले कर दिया गया और यही जापान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी शिनानो मुकम्मल तौर पर तैयार ही नहीं हुआ था और ना ही ये अभी एयरक्राफ्ट कैरियर में पूरी तरह से बदला था। जापान हर तरह से ये काम सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए 28 नवंबर को शिनानो को योकोसुका ले जाने का ऑर्डर दिया गया ताकि वो शिनानो को योकोसुका से क्यूरे ले जा सके, जहां पर जितनी जल्दी हो सके इसको तैयार किया जा सके और अमेरिका के खिलाफ जंग में उतारा जा सके। शिनानो को इस सफर में पूरे 12 घंटे लग जाने थे, क्योंकि इसको 820 किलोमीटर का फासला तय करना था। शिनानो के कप्तान तोशिहा बे थे, जो इस सफर के शुरू होने से पहले ही ये समझ चुके थे कि ये शिप अभी तक इस सफर को मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कैप्टन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि शिनानो अभी क्यूरे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि शिनानो के 12 में से सिर्फ 8 पोलर ही काम कर रहे थे और इन्हें भी
अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था कि वो ठीक से काम करते भी हैं या नहीं। कैप्टन की बात को इग्नोर करते हुए शिनानो को जबरदस्ती क्यूरे ले जाने का ऑर्डर दे दिया गया और इस तरह शिनानो 28 नवंबर 1944 को अपने पहले सफर पर रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। शिनानो की हिफाजत करने के लिए उसके साथ ही 3 और बैटलशिप्स भी भेजी जाती हैं, जो शिनानो से 1 किलोमीटर आगे पीछे और सामने तैर रही होती हैं। जहाज में 2500 से ज्यादा अफराद होते हैं, जिनमें से 300 सिविलियन ऑफिसर भी शामिल थे, जो जहाज के अंदर होने वाली चीजों को मेंटेन कर रहे थे। कैप्टन आबे को ये ऑर्डर दिया गया था कि शिनानो को रात के वक्त ही यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि दिन में कोई भी इसको देख सकता है और इस पर हमला कर सकता है। इस तरह रात होते ही जहाज को यहाँ से रवाना कर दिया गया और टोक्यो खलीज तक जहाज को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ से अमेरिकन सबमरीन यूएसएस आर्चरफिश गुजर रही थी। रात के 8:50 पर सबमरीन के रेडार पर 22 किलोमीटर दूर एक सिग्नल मिला और ये सिग्नल इतनी तेजी से आ रहा था कि जोसेफ को पता चल चुका था कि ये शिनानो का ही सिग्नल है। इसलिए जोसेफ ने अकेले ही शिनानो का पीछा करना शुरू कर दिया। इस तरह कैप्टन आबे को भी ये मालूम हो चुका था कि हमारे आसपास कोई सबमरीन मौजूद है, लेकिन कैप्टन ने ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर दिया कि आखिर हमारी इतनी बड़ी शिप को इस छोटी सी सबमरीन से भला क्या खतरा हो सकता है। रात को 10:45 पर शिनानो के साथ जो 3 बैटल शिप्स उसकी हिफाजत के लिए आई थी, वो शिनानो से कहीं दूर चली जाती हैं और कैप्टन आबे इन्हें जल्दी ही अपनी पोजीशन में आने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि अब कैप्टन आबे को भी ये लग रहा था कि शायद अभी कुछ बुरा होने वाला है। और इसी डर में कैप्टन आबे ने शिनानो की स्पीड बिना सोचे समझे तेज कर दी और इससे हुआ ये कि जो सबमरीन उनको टारगेट कर रही थी वो काफी पीछे रह गई थी। और इसी तरह 11:30 पर सबमरीन इतनी ज्यादा पीछे रह गई थी कि शिनानो उसके रेडार की रेंज से भी काफी दूर चला गया था, मगर फिर भी सबमरीन उसी डायरेक्शन पर तैरती रही जिस डायरेक्शन पर शिनानो के आखिरी सिग्नल मिले थे। 11:40 पर ओवर स्पीड होने की वजह से शिनानो के इंजन में कोई खराबी आ गई थी और उसके इंजन पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे, जिससे उसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई थी। कैप्टन आबे अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे, तभी शिनानो और यूएसएस आर्चरफिश का फिर से आमना सामना हो गया। लगभग 2:41 हो चुके थे और सबमरीन अभी तक शिनानो पर अटैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शिनानो अभी भी उसके मिसाइल की रेंज से काफी दूर था। रात के 3 बज गए थे और अभी भी शिनानो पर अटैक नहीं हुआ था। फिर 3:06 पर सबमरीन ने अपने रेडार बिल्कुल बंद कर दिए और शिनानो में बैठे कैप्टन आबे भी ये समझ गए थे कि अब इस पर हमला होने वाला है, क्योंकि सबमरीन ने अपने रेडार बंद कर दिए थे ताकि वो शिनानो के और करीब जा सके और शिनानो को पता ना चल सके। 3:13 पर शिनानो से 3 किलोमीटर की दूरी पर सबमरीन ने 6 टॉर्पेडो फायर किए, जो कि सीधा शिनानो की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही सबमरीन ने फायर किए उसी टाइम वो पानी के नीचे गायब हो गई और उन्हीं में से 4 टॉर्पेडो फायर शिनानो को लगे थे, जिससे पूरा का पूरा शिनानो ही हिल चुका था। शिनानो में मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि उन पर हमला हो चुका है। शिनानो मुकम्मल तौर पर अभी तैयार ही नहीं हुआ था, इसलिए 4 मिसाइल लगने से ही शिनानो पूरी तरह डैमेज हो जाता है और समंदर का ठंडा पानी तेजी से जहाज के अंदर भरना शुरू हो जाता है। सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन अभी भी शिनानो पानी के ऊपर ही तैर रहा था। सिर्फ कुछ ही हिस्सा था जो समंदर में डूब चुका था और ये बात तो तय थी कि शिनानो कुछ ही देर में पानी में डूब जाएगा। 8 बजे के बाद कैप्टन आबे को रियलाइज हुआ कि शिनानो हर हाल में अब डूब ही जाएगा, क्योंकि जहाज में पानी बढ़ चुका था। तभी कैप्टन ने सबको ऑर्डर दिया कि अपनी अपनी जानें बचाओ। आखिरकार 11 बजे जहाज पानी के अंदर डूबने लग गया और जितने भी लोग इसमें मौजूद थे वो भी इसके साथ डूबने लगे। जो 3 शिप्स शिनानो जहाज के साथ मौजूद थीं, वो सिर्फ 1060 लोगों को बचा सकी और बाकी 1455 लोग मारे गए। जापान को शिनानो के डूबने से बहुत बड़ा सदमा लग चुका था और जापान ने कई महीनों तक इस नुकसान को अपनी आवाम के साथ छुपा कर रखा और जो जिंदा बच गए थे सबको कहीं ऐसी जगह भेज दिया था जिससे इस नुकसान के बारे में किसी को भी पता न लग सके। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।